जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी एसएससी जीडी परीक्षा 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। तो आपको अब एक सिलेक्शन लेने के लिए एक सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। आज हम आपको कराने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 एक वाक्य के लिए एक शब्द, यानी कि जो वाक्य होता है उसमें एक शब्द का यूज़ किया जाता है, उसके लिए हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो इससे पहले टॉप 30 क्वेश्चंस की और एक वीडियो आ चुकी है, क्योंकि हम यहाँ पे टॉप 90 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो 3 वीडियो इसकी होने वाली हैं। एक वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि कैसा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, स्क्रीन पे दिया हुआ है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। तो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है, मतलब एक वाक्य में क्या कहा गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, यानी कि कोई जो व्यक्ति होता है उसको पद से नीचे, मतलब कि आपका जैसे मान के चलो एसएससी में आपका कांस्टेबल का पद है, ठीक है, मतलब आप कांस्टेबल के पद पे नियुक्त किए जाते हो। तो अगर आप मतलब कुछ काम करते हो ऐसा कि आपका पद नीचे किया जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, ये आपसे बोल रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, पदावनति, यानी कि ऑप्शन जो आपके पास डी है पदावनति, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पदोन्नति का मतलब क्या होता है, पद से ऊपर जाना, यानी कि जैसे आपका अभी कांस्टेबल का पद है तो आपको ऐसा ही बना दिया जाए तो आपको क्या हो गई है, पदोन्नति हो गई, पद में उन्नति हो गई है। लेकिन अगर आपका कांस्टेबल का पद है उससे भी अगर आपको डाउन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पदावनति हो जाएगी। या फिर मान के चलो एसआई का पद है आपका, तो उससे कांस्टेबल हो गया है तो भी आपकी क्या हो गई है, पद अवनति हो गई। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है। तो आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है, आपके पास ऑप्शन है कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ और पूजनीय। तो देखिए, जो आयु में बड़ा व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ज्येष्ठ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तु जो नाशवान हो। तो देखिए, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहा जाता है। आपके पास पहला ऑप्शन है नश्वर, शाश्वत और अमर, और फोर्थ ऑप्शन है अलौकिक। तो देखिए, जो नाशवान होती है, नाशवान का मतलब होता है जिस मतलब जो वस्तु नष्ट हो जाए उसे क्या कहा जाता है, नश्वर कहा जाता है। ऑप्शन डी जो ऑप्शन ए है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मानव शरीर क्या है, मानव शरीर भी एक नश्वर है, ठीक है। मानव शरीर क्या है, नश्वर है, ठीक है, यानी कि मानव शरीर भी नष्ट हो जाता है। और शाश्वत का मतलब क्या होता है, शाश्वत का मतलब होता है जो कभी ना समाप्ति ना हो, जो कभी नाश, जिसका कभी नाश ना हो सके, उसे क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। और जो शाश्वत और नश्वर एक दूसरे के क्या हैं, विलोम शब्द हैं, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो शाश्वत और नश्वर एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहते हैं, नश्वर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। तो देखिए, जो वह स्त्री जिसे पति के द्वारा त्याग दिया गया है तो उस स्त्री को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है परित्यक्ता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बांझ के बारे में हमने कल बात की थी, यानी कि जिस स्त्री का कोई बच्चा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, बांझ कहा जाता है। तो इसके ऊपर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है, परित्यक्ता इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो साहित्य से संबंध जो रखता है उसे कहते हैं साहित्यिक। ऑप्शन इसका कौन सा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी आपके सामने सरल लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस में कैसा रहता है कि आपको लगभग समान तरीके से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है और आप गलत ऑप्शन को चूज़ कर जाते हैं। तो पहले से ही पढ़ के जाएंगे आप, तो उसको आपको ऑप्शन में कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो साहित्यिक इसका सही आंसर है। साहित्य का जिससे संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, साहित्यिक कहलाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सरल, सेकंड ऑप्शन है सुलभ,
थर्ड ऑप्शन है सुंदर और फोर्थ ऑप्शन है सुप्राप्य। तो देखिए जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जाता है, प्राप्य यहाँ पे लिखा है आपको प्राप्य, तो सरलता पूर्वक प्राप्त की जाने वाली वस्तु क्या कहलाएगी, सुप्राप्य कहलाएगी। ऑप्शन जो इसका है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि सुप्राप्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका भोजन दूध ही होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिसका भोजन दूध ही होता है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है शाकाहारी, सेकंड ऑप्शन है द्रव्यहारी, थर्ड ऑप्शन है दुग्धाहारी और फोर्थ ऑप्शन है मांसाहारी। तो कई सारे लोग इसमें क्या लगाने वाले हैं, शाकाहारी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आंसर क्या होगा, जिसका भोजन दूध ही होता है उसे कहते हैं दुग्धाहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांसाहारी आप सभी लोग जानते हैं, जो मांस खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है, और शाकाहारी भी आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिना घर का मतलब जिसके पास घर नहीं है उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अनाथ, सेकंड ऑप्शन है अनाहत, थर्ड ऑप्शन है अनिकेत और फोर्थ ऑप्शन है अनिग्रह। तो देखिए कई सारे लोग जब आपके एग्जाम में यही ऑप्शन आ जाए और यही क्वेश्चन आ जाए तो कई सारे लोग क्या लगा देंगे, अनिग्रह, क्योंकि ग्रह का मतलब क्या होता है, घर होता है, और अनि मतलब आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, जिसके पास घर नहीं है। तो कुछ लोग इसका आंसर अनिग्रह लगाने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। अनिग्रह क्या है, यहाँ पे गलत है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, जो जिसके पास घर नहीं है, बिना घर का, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनिकेत। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसके पास घर नहीं है, बिना घर का व्यक्ति का कहलाएगा, अनिकेत कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा रहने वाला। तो मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, जो नष्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है नश्वर, और जो हमेशा रहती है चीज़ उसे क्या कहते हैं, शाश्वत। ठीक है, तो हमेशा रहने वाले क्या कहते हैं, शाश्वत, और इसका ही विलोम क्या था, जो हमेशा ना रहे उसे क्या कहेंगे, नश्वर कहेंगे। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ें अभी आपको ऊपर बता के चला हूँ, क्लियर करके आया हूँ। तो हमेशा रहने वाले को क्या कहेंगे, शाश्वत, और जो हमेशा नहीं रहती है उसको क्या कहते हैं, नश्वर कहते हैं। ठीक है, पार्थिव का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जो इस पृथ्वी से संबंधित है उसे कहा जाता है पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगोचर। अगोचर आपको वर्ड दिया गया है अगोचर। तो अगोचर का मतलब क्या होता है, अगोचर का मतलब होता है जिसका अनुभव या फिर जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे कहते हैं अगोचर, यानी कि जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे अगोचर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक स्टार लगा लीजिए। युयुत्सु आपके सामने एक वर्ड है, युयुत्सु। युयुत्सु का मतलब क्या होता है, तो युयुत्सु का मतलब होता है दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, थर्ड ऑप्शन है लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, और फोर्थ ऑप्शन है सदा अमर रहने वाला। तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे वो बताते हैं। तो युयुत्सु को आप लोग जब इसको दो भागों में तोड़ेंगे, यू पहले आप इसको दो भागों में तोड़िए, यू और उत्सु, उत्सु करके आप लोग उत्सु को क्या करेंगे, उत्सुक से बन जाएगा उत्सुक। ठीक है, उत्सुक, उत्सुक हो गया उत्सु से। ठीक है, तो यानी कि युद्ध करने के, यू से क्या हो जाएगा, युद्ध, युद्ध हो गया इसका। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, युद्ध करने के लिए उत्सुक, यानी कि युद्ध करने की जिसमें इच्छा है उसे क्या कहते हैं, युद्ध करने के लिए उत्सुक है उसे कहेंगे वो युयुत्सु, यानी कि युद्ध करने का इच्छुक क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युयुत्सु कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रत्युन्नमति, क्या कह रहे हैं, प्रत्युत्पन्न मति, प्रति उत्पन्न मति। अब आप इसको जब तोड़ेंगे तीन भागों में, प्रति बनेगा पहले, फिर उत्पन्न बनेगा, फिर मति बनेगा। तो प्रति उत्पन्न मति, इसमें हम जब इसको देखेंगे, पहला ऑप्शन है कि इसको क्या कहा जाता है, उत्तर ना देने की क्षमता। सेकंड ऑप्शन है जो तत्काल उत्तर दे सके। थर्ड ऑप्शन है जो फिर से, क्या कह रहे हैं, थर्ड ऑप्शन जो फिर से उत्पन्न हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन है जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है। तो देखिए प्रत्युत्पन्न मति का मतलब होता है जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अंकेक्षक। देखिए अंकेक्षक को क्या कहा जाता है, तो आपके सामने ऐसा ही वर्ड आने वाला है आपकी परीक्षा में, और जब आप यहाँ से नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे, जो तुक्का नाम का एक
खिलाड़ी होता है उसको लगाएंगे आप, और वो खिलाड़ी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। आपके जितने सही होंगे उतने ही आपके नंबर और कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको तुक्का तो लगाना ही नहीं है। तो अंकेक्षक का मतलब क्या होता है? अंकेक्षक का मतलब होता है जो आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करता है। आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या कहलाता है? अंकेक्षक कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिजीविसा। यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड दिखा है जिजीविसा। तो जिजीविसा का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, और जीविका कमाने की इच्छा, और किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो जिजीविसा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा, जीवन की इच्छा। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए विसा यहाँ पे आपके सामने है। विसा, यहाँ पे आप इंग्लिश का एक वर्ड जानते हैं विश। विश मतलब क्या होता है? इच्छा होता है। यानी कि जीजी से आप लोग क्या बनाएंगे? जीजी से बनाएंगे आप लोग जीवन, और जीवन की विश यानी कि जीवन की इच्छा। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, जीवन की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिजीविसा कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पार्थीय। देखिए एक शब्द आया है आपके सामने पार्थीय। तो पार्थीय को क्या कहते हैं? पार्थीय को कहते हैं जिसका संबंध किससे हो? जिसका संबंध हो पृथ्वी से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी से जिसका संबंध है उसे कहते हैं पार्थीय। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसको पार्थिव भी कह सकते हैं। पार्थिव ऊपर आया था क्वेश्चन, पार्थिव, ठीक है। तो पार्थिव भी उसको कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर भी आप एक स्टार लगा लीजिए। यायावर आपके सामने एक बर्ड है, यायावर। तो यायावर को क्या कहा जाएगा? आप चार ऑप्शंस दिए गए हैं। यायावर देख लीजिए क्या कहते हैं यायावर को। जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, और किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, किसी एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, और इधर उधर निरुद्देशीय घूमने वाला। तो यायावर का मतलब होता है कि किसी एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला। तो यहाँ पे सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कैसे करेंगे? जैसे आपका कोई एक मित्र है, कभी वो आपके यहाँ रह रहा है, कभी किसी दूसरे मित्र के यहाँ रह रहा है। मतलब आप ये देखिए कि एक स्थान पे वो टिक नहीं रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? यार तू तो बड़ा यायावर है। अब वो समझ भी नहीं पाएगा, और आपने उससे क्या कह दिया? आपने उससे कह दिया कि तू एक स्थान से टिक ही नहीं रहा है, एक स्थान पर टिक कर रहता ही नहीं है। तो आप उसको क्या कहेंगे? यायावर है, यायावर। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं प्रष्टव्य। तो प्रष्टव्य का मतलब क्या होता है? प्रष्टव्य, प्रष्टव्य का मतलब होता है पूछने योग्य। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन पहला जो है ना, पूछने योग्य, जो चीज़ पूछी जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रष्टव्य कह सकते हैं। और पूछने योग्य यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं आपको कि 48 से 56 के लिए रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो रेखांकित तो मैंने यहाँ पे जब टाइपिंग की थी तब यहाँ पे हो नहीं पाया, तो मैं आपको बताता चलूँगा कि आपको क्या बताना है। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ईश्वर को ना मानने वाला जो है ना, इसको क्या कहते हैं? जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नास्तिक। आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि उसे क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है उसे कहते हैं नास्तिक, और जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है उसे कहते हैं आस्तिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। मतलब जिसका कोई भी आकार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कोई आकार नहीं से हमें बताना है कि कोई आकार नहीं होता। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो यहाँ पे जिसका कोई आकार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। मतलब उसका कोई आकार नहीं है, उसे कहा जाएगा निराकार, मतलब आकार नहीं है उसका, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे वही चीज़ बोली गई कि आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास करना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो आँखों के सामने घटित है, घटित घटना, आँखों के सामने जो चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहा जाता है? आँखों के सामने जो चीज़ घटती है। जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं मेरी,
तो उसमें क्या कह रहे हैं, आप मेरी वीडियो क्या देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, मतलब अपने आँखों के सामने देख रहे हैं वीडियो। जैसे आप मेरे से लाइव बात करें, जैसे लाइव मतलब आमने सामने बात करें, तो आप क्या कहेंगे, मैंने आपसे प्रत्यक्ष बात की, यानी कि आँखों के सामने बात की आपसे, ठीक है। तो उसका भी क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो आँखों के सामने जो चीज़ होती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और जिसको आँखों से नहीं देखा जा सकता है तो उसे कहते हैं परोक्ष, ठीक है। आँखों के सामने जो चीज़ है, आँखों के सामने जो चीज़ घटी है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो आँखों के सामने घटित नहीं हुई है उसे कहते हैं परोक्ष, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि बुरी दशा, तो बुरी दशा के बारे में बताना है आपको कि बुरी दशा को क्या कहा जाता है। तो बुरी दशा को बेसिकली जब आप ऑप्शंस देखेंगे इसमें कि दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा, और फोर्थ ऑप्शन है दुर्दीन। तो जब इसको देखते हैं हम तो यहाँ पे इसका हो जाएगा दुर्दशा, यानी कि बुरी दशा को क्या कहते हैं, दुर्दशा कहते हैं। यानी कि भारतीयों की दुर्दशा को देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। तो यहाँ पे दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, इसमें आपको ये बताना है कि दोपहर के समय को क्या कहा जाता है। तो दोपहर का समय होता है, दोपहर का समय होता है उसे कहते हैं अपराह्न। क्या कहते हैं, अपराह्न। क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं दोपहर के समय को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, वही चीज़ आपसे बोली जा रही है कि वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जो व्यक्ति इम्तिहान लेने वाले को क्या कहते हैं, इम्तिहान लेता है जो व्यक्ति उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है परीक्षक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो व्यक्ति इम्तिहान लेगा आपका वो क्या कहलाएगा, आपका परीक्षक कहलाएगा, यानी कि एग्जामिनर कहलाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि ममता कम बोलती है। तो ममता कम बोलती है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि कम बोलती है उसको कम बोलना क्या कहते हैं, मतलब कम बोलना है, कम बोलने को क्या कहते हैं, कम बोलने को कहते हैं मृदुभाषी। यानी कि जो व्यक्ति कम बोलेगा उसे क्या कहा जाएगा, मृदुभाषी कहा जाएगा। यानी कि कम बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। मृदु माने कम हो जाएगा, भाषी माने बोलने वाला, ठीक है। और जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है उसके लिए आप लोग लिख लीजिए, उसको क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है वाचाल, ठीक है। जो व्यक्ति ज़्यादा बातें करता है उसे क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। यहाँ पे आपको ये बताना है कि श्रेष्ठ कुल को क्या कहा जाता है। तो श्रेष्ठ कुल को कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं श्रेष्ठ कुल को। यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। सारे आप लोग देख सकते हैं गलत आंसर होंगे जब आप इसके देखेंगे ऑप्शंस को। एग्जाम में आप लोगों में से कुल श्रेष्ठ लगाने वाले हैं, कुछ तो आपके में से ऐसे भी होंगे जो समकालीन लगा देंगे, लेकिन आपका आंसर सही क्या है, कुलीन इसका आंसर सही है, ठीक है। तो आपको भी आंसर लगाना है कुलीन, यानी कि जिसका कुल श्रेष्ठ होता है उसे कहा जाता है कुलीन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको सामने है, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। तो बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान का बताना है कि बहुत ध्यान के लिए एक शब्द क्या है। तो बहुत ध्यान के मतलब यहाँ पे तन्मयता हो जाएगा, क्योंकि अनुपम एक पुस्तक पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है, बहुत तन्मयता से एक पुस्तक पढ़ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो ममत्व से रहित है। यानी कि जो व्यक्ति ममत्व मतलब क्या होता है, जिसके भाव में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, ममता से रहित है, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निर्मम, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, निर्मम कहा जाता है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निर्मम इसका आंसर होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो किसी का हित चाहता हो। जैसे आप कोई पर्टिकुलर आदमी ले लो, तो जैसे आपका दोस्त है वो आपका हित चाहता है, वो आपका हित चाहता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका हितैषी। यानी कि हितैषी कहलाने वाला है, जो किसी का हित चाहता है उसे कहते हैं हितैषी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो जानने की इच्छा आप में अगर है तो इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासु, यानी कि आप क्या हैं? जिज्ञासु हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर, यानी कि पलकों को गिराए बगैर इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे इसको आप लोग स्टार करके नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम चर्चित है। तो इसमें आप देखेंगे जो पलकों को गिराए बगैर है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्निमेष। ऑप्शन जो कौन सा इसका डी वाला करेक्ट आंसर है, निर्निमेष इसके कहा जाता है। यानी कि पलकों को गिराए बगैर इसे क्या कहा जाएगा? निर्निमेष कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, तो आज हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं? टोटल 60 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक हमारे। इसके बाद 30 क्वेश्चंस और आएंगे जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। उसके बाद आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द की एक वीडियोज़ आएगी जिसमें आपके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।